हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक अब हम करने जा रहे हैं वो है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। देखिए, अब हम ना ये कर चुके हैं फूड सिक्योरिटी क्या है, फूड इनसिक्योर पीपल कौन से होते हैं। अब हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करेंगे कि फूड सिक्योरिटी का हमारे देश में क्या हम बोलें बैलेंस्ड है या हमारे देश में उसकी क्या पोजीशन है। तो फूड सिक्योरिटी की अगर हम बात करें इंडिया में, तो सबसे पहले हम आते हैं जब हम आज़ाद हुए तो हमने पार्टीशन को झेला, तो हमारे देश में कुछ ऐसे फर्टाइल प्लेसेस थे पंजाब के हिस्से के जो कि पाकिस्तान में चले गए। अब क्योंकि हम आज़ाद हुए, पहली बात हमें अपने देश की व्यवस्था को खुद चलाना था और कुछ ऐसे हिस्से थे जो हमने हमारे देश से दूसरे देश में चले गए जो कि अब हमारे देश का हिस्सा नहीं है। हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, किसी भी देश की, और बढ़ती जा रही थी। ऐसे में हमारे देश में हमारी सरकार की जो पहली समस्या थी वो ये थी कि अपने देश के लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी को सेफ करना। फूड सिक्योरिटी से मतलब कि हर इंसान जो कि हमारे देश का सिटीजन है उसे एटलीस्ट एक दिन में 2 टाइम का मील मिले। अब हम आज़ाद हुए तो हम लोगों को, क्योंकि हम ब्रिटिश कॉलोनी थे, हम लोगों की वेल्थ को पूरी तरीके से ड्रेन किया गया। ऐसे में हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट थे बाकी सारे देशों पर या हम बोलें अपनी कॉलोनी पर कि हम इतने भी कैपेबल नहीं थे कि अपने देश की फूड नीड से ज़रूरत से रिलेटेड समस्या को हम खुद रिजॉल्व कर सकें। मतलब कि हम इस लायक नहीं थे कि हमारे देश में फूड की जितनी भी नीड है हम उस नीड को खुद से पूरा कर पाएँ। ऐसे में हमें हमारे देश के लिए फूड बाहर से मंगाना पड़ा। जब हमें हमारे देश के लिए फूड बाहर से मंगाना पड़ा तो किसी भी देश के लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल पोजीशन हो जाती है। जैसे ही दूसरी नेशंस को ये लगता है कि ये देश इतना भी कैपेबल नहीं है कि वो अपनी फूड की नीड को पूरा कर सके, वो हमें एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं। तो जब हमने अनाज बाहर की कंट्रीज से मंगाया तो न केवल उस अनाज की क्वालिटी बेहद ख़राब थी बल्कि उस अनाज का प्राइस भी कई ज़्यादा गुना हमें पे करना पड़ा। बट ये हमें करना पड़ा क्योंकि हमारी पहली प्रायोरिटी देश के नेशन के लोगों के फूड की नीड को पूरा करना था। जब ये बात हमारी गवर्नमेंट को अच्छे से समझ में आई तो उन्होंने इसके ऊपर तेज़ी से काम करना शुरू करा और इसी के लिए हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, तरह तरह के रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुए। और आज की परिस्थिति में हम न केवल अपने देश की फूड की नीड को पूरा कर पाते हैं बल्कि हम इतना फूड ग्रो कर पाते हैं कि हम उन्हें बाहर की कंट्रीज़ में बेचते हैं और फॉरेन करेंसी को अर्न करते हैं। लेकिन ये फूड की जो सप्लाई है अपने देश में ये कंटिन्यूटी में बनी रहे, इसके लिए हमारी सरकार को निरंतर प्रयास करने पड़ते हैं। और इसमें एक हमारा शब्द आता है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक देखिए क्या होता है। अब हमें पता है कि हमारा देश एक एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है और यहाँ पर पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी खेती में लगा हुआ है। तो ऐसे में हमारे देश में अनाज, क्योंकि अब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन ले आए, नई नई टेक्निक्स ले आए, किसानों को हमने नई नई चीज़ों को यूज़ करना सिखाया, तो हमारे देश में खूब सारा अनाज की पैदावार होती है। और इस अनाज की पैदावार के लिए सरकार 2 तरीके से काम करती है। सरकार न केवल किसानों को उचित प्राइस दिलवाती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के जरिए, बल्कि सरकार क्या करती है, किसानों से उस अनाज को खरीद लेती है और अपने देश के जनसंख्या के मुताबिक, पॉपुलेशन के मुताबिक हम अपने देश की, हमारी फूड की नीड, 1 साल की फूड की नीड क्या होगी उसको एस्टिमेट कर कर सरकार किसानों से उस अनाज को खरीद कर स्टोर कर लेती है। तो ये जो एस्टिमेटेड नीड देश की पॉपुलेशन की हम बोलें कि पॉपुलेशन की को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। क्यों किया जाता है? देखिए, अब आप जानते हैं हम चारों तरफ अपनी नेबरिंग कंट्रीज से घिरे हुए हैं जिनसे कभी कभी हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हो जाते हैं और कुछ कंट्रीज से हमारे रिलेशन बड़े स्ट्रेंड हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर हम किसी भी वल्नरेबल पोजीशन में आ जाएं तो सरकार के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि ये तय करे कि किसी भी अनसर्टेन सिचुएशन में देश के अगर बाउंड्रीज़ को सील किया जाए तो देश में अनाज की जो समस्या है वो किसी भी तरीके से लोगों को फेस ना करनी पड़े। तो इसीलिए सरकार किसानों से देश की पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए, 1 साल की नीड को ध्यान में रखते हुए किसानों से उस अनाज को खरीद कर स्टोर कर लेते हैं और उसे हम बोलते हैं बफर स्टॉक।
ठीक, इससे दो फायदे होते हैं। एक तो किसानों के अनाज का उचित प्राइस उन्हें मिल जाता है, दूसरी बात हमारे देश के सिटीजन्स की एक साल की हम बोलें फौरी तौर पर फूड की नीड की ज़रूरत को सरकार सेव कर लेती है। ठीक, अब सरकार ने ये सेव कर लिया, अब देश ग्रो कर रहा है, देश में इंडस्ट्रीज चल रही हैं, सब्सिडी चल रही हैं, तो सरकार अब इस बफर स्टॉक का क्या करती है? अब सरकार इस बफर स्टॉक को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए देश के लोगों तक पहुंचाती है। आप कहेंगे ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? तो देखिए, हमारे आसपास आप देखिएगा, जब आप पूछेंगे अपने पेरेंट्स से या अपने आसपास, हमारे आसपास कुछ ऐसी शॉप्स होती हैं जिन्हें हम राशन की शॉप्स बोलते हैं। ये राशन की शॉप्स कैसी होती हैं? इनके लिए यहाँ पर इन राशन शॉप्स पर आपको चावल, गेहूँ, मिट्टी का तेल और सरसों का तेल, मतलब फूड की नीड को पूरा करने के लिए चावल और गेहूँ, खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल और उस खाने को पकाने के लिए सरसों का तेल और चीनी, ये चीज़ें आपको बेहद कम दामों पर मिल जाती हैं। कैसे मिलती हैं? इसके लिए हमें एक राशन कार्ड बनवाना पड़ता है जो ये इंश्योर करता है कि हम इंडिया के सिटीज़न हैं, और ये राशन कार्ड जो होता है घर के मुखिया के नाम के हिसाब से बनाया जाता है, और उसमें उस परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उन सदस्यों की नाम लिखे जाते हैं, वेरीफाइड होते हैं, और फिर उस परिवार के जितने भी सदस्य बैठते हैं उनके हिसाब से अनाज की और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, गेहूँ, चावल, तेल, इनकी नीड को एस्टिमेट करते हुए एक पर्टिकुलर क्वांटिटी उनको हर महीने बहुत ही कम कीमत पर मिल जाती है। तो इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ज़रिए सरकार न केवल बफर स्टॉक, जो सरकार ने बफर स्टॉक रखा है, उसको सरकार जो है निरंतर हम बोलें कि रिन्यू करती रहती है, क्योंकि सरकार का वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वो अनाज बिकता रहता है, मतलब कम कीमत पर, और सरकार किसानों से नया खरीदती रहती है, और इस तरह से वो रिन्यू होता रहता है हमारा बफर स्टॉक। तो ना केवल इससे ये चीज़ रहती है, बल्कि जो हमारे देश के वो लोग हैं जो कि महंगा अनाज नहीं खरीद पाते हैं, क्योंकि उनका हम बोलें मंथली इनकम कम है, फैमिली इनकम कम है, सरकार उनकी फूड की नीड को क्या करती है? इंश्योर करती है। तो इस तरीके से सरकार हमारे देश में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करती है। तो ये तो हो गया सरकार का मेन सिस्टम कि सरकार ने इस तरीके से फूड सिक्योरिटी को देश में इंश्योर करा। इसके अलावा सरकार बड़ी सारी अलग अलग स्कीम्स बनाती है, जैसे कि आप ये भी जानते हैं मिड डे मील स्कीम होती है, उसमें बच्चों को एक दिन का समय का खाना जो है वो दिया जाता है। वो भी हमारी इसी कोशिश के तहत एक कोशिश है जो कि सर्व शिक्षा अभियान से कनेक्ट कर दी गई कि ना केवल बच्चे शिक्षित होंगे बल्कि उन्हें एक समय का खाना भी मिलेगा, जिसमें कि उनके लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन को इंश्योर किया जाएगा। इसी तरह सरकार अंत्योदय अन्न योजना सरकार ने शुरू करी दिसंबर 2000 में। इसमें जो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज थी उनके लिए सरकार ने फूड की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करा। इसी तरह सरकार और भी बहुत सारे हमारे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से सरकार ये इंश्योर करती है कि जैसे कि ना फेयर प्राइजेस शॉप्स होती हैं, तो वहाँ पर राशन कार्ड की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वहाँ पर आपको जितना भी ये अनाज है या बेसिक ज़रूरत के सामान होते हैं खाने पीने के, वो आपको काफ़ी हम बोले कि काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पर हमें वो मिल जाते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं पे करना पड़ता। और अलग अलग स्टेट्स में सरकार इसके अलावा फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के तहत कि लोगों को फ्री में जैसे कि खाना खिलवा रहे हैं या लोगों को काम दिलवाया जाता है कि जिससे उनकी इनकम हो, सरकार ये इंश्योर करती है कि लोगों की अनाज की नीड को, फूड की नीड को सरकार पूरा कर सके। और इस तरीके से सरकार कोशिश करती है कि हमारे देश में फूड की सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके और इंडिया का हर सिटीज़न न केवल फूड की नीड को पूरा कर सके, बल्कि वो अपने देश का सिटीज़न होने के तहत एक गर्व का अनुभव भी कर सके और वो ये भी फील कर सके कि वो इंडिया का सिटीज़न है, तो सरकार उसकी या इंडिया जो है या उसका देश जो है उसकी कुछ आधारभूत ज़रूरतों को अवश्य ही पूरा करेगा। तो इस चैप्टर के साथ ही हमारी 9th क्लास की इकोनॉमिक्स ख़त्म हो रही है। कल की क्लास से हम 9th क्लास की ज्योग्राफी शुरू करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।